साथियों नमस्कार। साथियों, रशिया में इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, उनका रिजल्ट भी सामने आ गया है और एक बार फिर से पुतिन वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि पुतिन तो जीतने ही हैं, क्योंकि वहां की एक विशेषता है रशिया की कि जो भी पुतिन का विरोध करता है, जो भी पुतिन के सामने खड़ा होता है, वो किसी न किसी तरीके से सामने से हट जाता है। या तो उसकी गलती से मृत्यु हो जाती है, या तो कहीं खिड़की से गिर के मर जाता है, या कोई दवाई की ओवरडोज से मर जाता है, या किसी की गलती से गोली लग जाती है। कभी इनका अपोनेंट इनके सामने टिकता नहीं है। मैं लीडर की बात नहीं कर रहा जो चुनाव लड़ते हैं, मैं कह रहा हूं कोई इनकी बुराई भी कर दे तब भी नहीं बचता। लेकिन खैर जो भी है, इलेक्शंस हुए, पुतिन जीते और अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करी है पुतिन ने। पुतिन ने जीतने के बाद एक बात कही कि देखिए आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए, हम बिल्कुल उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। देखते हैं, इस पूरी बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हुआ यह है कि एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 200-300 साल के इतिहास के बाद ऐसी स्थिति आई है कि रशिया में या यूएसएसआर में एक लीडर सबसे ज्यादा लंबे समय तक के लिए रूल करने वाला है। इससे पहले यूएसएसआर में जो सबसे ज्यादा रूल किया था वो किया था जोसेफ स्टालिन ने। जोसेफ स्टालिन काफी चर्चा में रहे हैं, कई नीतियों की वजह से। कम्युनिस्ट लीडर थे, रशिया के थे। इन्होंने लगभग 1924 से लेकर के 1953 तक लगातार शासन किया था और कई बड़े बदलाव किए थे यूएसएसआर की पॉलिसी में। उसके बाद जैसे ही व्लादिमीर पुतिन अपना ये वाला टर्म पूरा कर लेंगे, 2024 से लेकर 2030 वाला टर्म पूरा करते ही ये जोसेफ स्टालिन को भी पीछे छोड़ देंगे। और 1992 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है रशिया में, यूएसएसआर में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुतिन को या किसी भी लीडर को 80% से ज्यादा वोट मिले हैं। अभी तक 80% का आंकड़ा क्रॉस नहीं हुआ था। पुतिन को भी लास्ट इलेक्शन में जो वोट मिले थे, 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें 76% वोट मिले थे। इस बार तो उससे भी ज्यादा मिले, जबकि इनकी काफी आलोचना वहां पर हो रही थी। यूक्रेन वॉर को लेकर के काफी लोग गुस्सा भी थे। पुतिन ने वापस अपनी इमेज को रीडेवलप किया, यूक्रेन को पीछे धकेला, धीरे धीरे यूक्रेन की जमीन को कब्जा आया, दुनिया में रशिया के हथियार ज्यादा से ज्यादा बिकवाए, यूक्रेन के भी उन इलाकों पर कब्जा किया जो फाइनेंशियली काफी रिच हैं, जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी में मदद मिल सके। रशिया के ऑयल को, रशिया की गैस को ऐसे देशों को बेचा जो बहुत बड़े कंज्यूमर थे, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया। उसके जरिए वहां पर अपनी इकोनॉमी को ठीक किया और अपने लोगों का दिल वापस जीता। एक तो साइड ये है, और दूसरी साइड ये भी है कि इन्होंने अपने विरोधियों को भी धीरे धीरे पीछे या साइड कर दिया। जैसे आप इलेक्शन में देखोगे, सबसे ज्यादा वोट इनको मिले हैं 87%। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है उसे सिर्फ 4% वोट मिले हैं, यानी इतना बड़ा डिफरेंस। तीसरे नंबर वाले को भी देखिए, चौथे को भी देखिए। अब जो 5वें नंबर का है उसका इलेक्शन ही रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि ये तीनों ऐसे लोग थे जो पुतिन के अगेंस्ट तो खड़े थे, लेकिन ये सब के सब यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करते थे, यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करते थे। जो 5वें नंबर का था वो सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए ऐसा कुछ पाया गया वहां पर। आप जानते हैं क्यों पाया गया होगा, कि उनके सदस्यता को या उनके इलेक्शन की जो कैंपेनिंग है उसको रद्द कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे इमरान खान के साथ किया गया पाकिस्तान में। ठीक है, इन तीनों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके आसपास भी आ सके, तो जाहिर सी बात है पुतिन ही जीतने थे। अब पुतिन जो है 2030 तक वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। लंबे समय बाद ऐसा बदलाव वहां पर हुआ रशिया में कि कोई भी राष्ट्रपति 6 साल तक वहां पर राष्ट्रपति के पद संभाल सकता है। इससे पहले क्या होता था, केवल आप 4 साल तक ही पद संभाल सकते थे। जैसे पुतिन पहली बार जब आए थे, मैं पुतिन की बात कर रहा हूं, 2000 से लेकर 2004 तक ये वहां पर प्रेसिडेंट रहे। फिर 2004 से 2008 तक वहां पर प्रेसिडेंट रहे। लेकिन वहां पर कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकता लगातार में। जैसे अमेरिका में क्या है कि कोई भी आदमी 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता, चाहे लगातार हो, चाहे एक के बाद एक छोड़ के हो, चाहे कैसे भी हो। रशिया में क्या है कि 2 बार लगातार से ज्यादा नहीं रह सकते, उसके बाद आपको गैप देना पड़ेगा, उसके बाद बन सकते हो। तो वहां पर यह नियम था। तो पुतिन को लगा यार मैं 1 बार बन गया, मैं 2 बार बन गया, तीसरी बार बन नहीं पाऊंगा। तो पुतिन ने अपने राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव को बनवा दिया प्रेसिडेंट और खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस समय लगातार प्रेसिडेंट बन नहीं सकते थे, तो पुतिन बन गए पीएम। ठीक है, ये उनका राइट हैंड थे। अब पुतिन ने इनसे कहा कि भैया दिमित्री एक काम करो, जो ये नियम है ना कि 4 साल तक ही प्रेसिडेंट रह सकते हैं, इस नियम को आप हटाइए और इसे 6 साल कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं। फिर 2012 में फिर से चुनाव हुए और इस बार कोई भी राष्ट्रपति वहां बन सकता था तो 6 साल के लिए बन सकता था, जैसे पहले 4 साल के लिए बनता था। 2012 में चुनाव हुए, पुतिन ने फिर से चुनाव लड़ा और पुतिन फिर से बन गए प्रेसिडेंट, क्योंकि अब तो बन सकते हैं, आप लगातार नहीं बन सकते, गैप देके बन सकते हैं, तो ये बन गए। अब पुतिन को पता था कि चलो 2012 में बन गया, मैं 2018 में भी बन जाऊंगा, क्योंकि 6 साल अवधि हो गई है, लेकिन 2018 के बाद नहीं बन पाऊंगा, 24 में नहीं बन पाऊंगा। तो पुतिन ने क्या किया, 2018 में अपने यहां पर एक रेफरेंडम करवाया, लोगों से वोटिंग करवाई और पूछा कि एक बात बताओ कि अगर मैं दोबारा की बजाय तीसरी बार भी बनना चाहूं तो बन सकता हूं क्या? लोगों ने कहा हाँ बन सकते हो, आप तो पुतिन है, आप बढ़िया आदमी है, बनो बनो बनो।
तो लोगों ने सपोर्ट कर दिया और लोगों ने कह दिया कि आप 12 में तो बनी गए हैं, 18 में भी बन सकते हैं, वे तो वैसे ही बन सकते हैं, और अगर कल को 2024 में चुनाव हो तो आप तब भी बन सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने लिए व्यवस्था कराई थी। अब 2024 से 2030 तक तो बन ही जाएंगे, फिर 2030 से 2036 तक भी बन सकते हैं। ये इन्होंने अपने यहां पर चेंज करा लिया कि भाई देखो 12 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, ये तो होना ही होना है, तो इस रूल को आप हटा दीजिए जिससे कि मैं 24 में भी बन पाऊं और 36 में 30 में भी बन पाऊं, जिससे 2036 तक मैं राष्ट्रपति बना रहा हूं। तो 2036 तक तो पुतिन को राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होंगे 30 में, लेकिन राष्ट्रपति ये बन सकते हैं, इसमें इनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। चलिए ये बात, अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन बड़ी आसानी से जो ये जीत गए, इसमें कोई चाल चली है, नहीं चली है? जैसे कि मैंने बताया कि चाल तो ये चलते हैं, अपने विरोधी को टिकने नहीं देते, चाहे कोई इनका धुर विरोधी हो या फिर वैसा कॉम्पिटिटर हो, इलेक्शन में कॉम्पिटिटर हो। धुर विरोधी कैसे? एक व्यक्ति है एलेक्सी नावल्नी, इनके बारे में आपने सुना होगा, हमने वीडियो भी बनाया था। ये पिछले कई साल से सोशल मीडिया पर पुतिन के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। कभी पुतिन के बारे में कुछ बोलना, कभी सरकार में करप्शन हो रहा है ऐसा बोलना, कभी पुतिन हत्यारे हैं ऐसा बोलना, अलग अलग चीजें ये बोलते थे। पुतिन ने कहा कोई बात नहीं, कभी इन पर चार्ज लगाया तो जेल में डलवा दिया, कभी इनकी तबीयत खराब हो गई तो जर्मनी में इलाज कराने चले गए, जर्मनी से इलाज करा के वापस लौटे, फिर जेल में डलवा दिया। और धीरे धीरे जब इन्होंने अपना कैंपेनिंग ज्यादा ही कर दी थी और लोगों के बीच में लोकप्रिय भी होते जा रहे थे, काफी फेमस हो गए थे लोगों के बीच में, पुतिन को लगा ये आदमी मेरे लिए खतरा बन सकता है। एक दो बार इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था पुतिन के अगेंस्ट, लड़ने की चेष्टा भी करी थी। तो पुतिन को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी मेरा अगेंस्ट कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चला दे और जीत जाए चुनाव, क्यों ना इसे हटा दिया जाए। तो ये संदिग्ध अवस्था में इनकी एक मिस्टीरियस मौत हुई है जेल में। आर्किटेक्ट सर्कल के पास इनकी जेल थी, वहां पर ये कैद थे। एक मिस्टीरियस तरीके से ये मारे गए और माना गया है कि कोई जहर या कोई पॉइजन की वजह से ये मरे हैं। तो ये पुतिन की वे ऑफ स्टाइल है। कोई भी आदमी पुतिन के बारे में कुछ बोल दे वो जिंदा नहीं बच सकता। खैर ये तो बात है ही। उसके बाद फिर पुतिन ने कहा कि देखो भाई, हम आज उस दहलीज पर खड़े हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। हम ऐसा क्यों माने? ऐसा इसलिए माने क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर जो हमला किया है या यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में पहले यूक्रेन आगे था, फिर धीरे धीरे यूक्रेन पीछे हो गया, रशिया आगे होता चला गया। अब जब पुतिन दोबारा से जीत करके आ गए हैं तो जो यूरोप और अमेरिका है, इनको ये लग रहा है कि अब पुतिन तो कहीं जाने से रहे, पहले से ज्यादा ताकतवर बन के आए हैं, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि रशिया बुरी तरह से हमको दबा दे। तो अब दोबारा से यूरोप की ताकतें साथ आ रही हैं यूक्रेन के, और शायद फ्रांस भी आने वाले समय में यूक्रेन को अपने हथियार दे, यूएस भी दे, यूके भी दे। तो पुतिन का कहना यह है कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो हमको जो है बड़ा युद्ध लड़ना पड़ सकता है। और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, ये काम तब से ज्यादा हुआ है जब से बाइडेन आए हैं। देखो, जब से बाइडेन बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान आया, उसके बाद में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, उसके बाद में इधर अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई। रशिया यूक्रेन यहाँ लड़ी रहे, अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हो रही है। उसके बाद इजराइल और हमास की लड़ाई हुई। उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी ईरान हमला कर देता है, कभी पाकिस्तान हमला कर देता है। और अभी ये खतरा बना हुआ है कि चाइना जो है हो सकता है ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले या उस पर अटैक कर दे, क्योंकि माना जा रहा है कि चाइना की पॉलिसी है कि 2025 तक ताइवान पर कब्जा करना है। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक रूसी करके एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट दी है, ये यूके की है, कि आने वाले 2025 से 2030 के बीच में चाइना और भारत में भी युद्ध हो सकता है। तो अगर दुनिया के कई कोनों में इस तरह के युद्ध होने लगे और एक गुट दूसरे गुट को समर्थन देने लगा या सपोर्ट करने लगा, तो अपने आप में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। इसी को वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो पुतिन ने यही कहा है कि ये हो सकता है। दूसरी बात, वर्ल्ड वॉर एक और तरीके से हो सकता है कि कल को कहीं रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अभी, CNN, अमेरिका का CNN एक नेटवर्क है, न्यूज नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसने खबर दी है कि 2022 के एंड में पुतिन ने यह विचार बना लिया था कि यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला करना है, क्योंकि यूक्रेन भी शायद न्यूक्लियर हमला कर सकता है। तो इससे पहले यूक्रेन कर दे, हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। ये बात अमेरिका को पता चली, इंटेलिजेंस होता है, अमेरिका को पता चली, तो अमेरिका ने फोन किया इंडिया को और एक फोन किया चाइना को कि भाई तुम दोनों मिलकर के इसे समझाओ। चाइना कुछ बोला नहीं। फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी का इनके पास फोन गया और उन्होंने कहा कि भाई देखो, यूक्रेन पर ये हमला आप मत करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, CNN कह रहा है, CNN की रिपोर्ट में दर्ज है कि हमला होने वाला था और मोदी के कहने पर रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि रशिया को पता था कि इस संकट की घड़ी में, जहां पूरी दुनिया ने रशिया को मेन लाइन से कट कर दिया है, वहां दो ही देश हैं जो रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक चाइना है और एक आपका भारत है। दो बड़ी
जनसंख्या वाले देश हैं और इनकी इकोनॉमी भी इस टाइप की है कि इनको सपोर्ट कर सकती है, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है। और पूरी दुनिया जहां आज हमारे साथ नहीं है, रशिया, वहां कम से कम ये दो देश के सारे हमारी इकोनॉमी चलती तो है। इस वजह से रशिया जो है इनकी बात मान गया, भारत की बात मान गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला, पुतिन किस तरह से चीजों को संभालते हैं। देखो, पुतिन भी एक माइंडेड आदमी है। पुतिन ने जो 2000 से 2004 के बीच में कमान संभाली थी, उसके बाद इन्होंने ऐसा वहां पर अपना हाथ जमाया है कि वहां से हट नहीं पा रहे हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। क्योंकि इस काल में आपको पता है 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यूएसएसआर कई हिस्सों में टूट गया था, जिनमें से रशिया भी एक था। उस वक्त वहां की इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई थी, रशिया की इकोनॉमी बहुत वीक हो गई थी। तो पुतिन ने तुरंत से कमान संभाली और रशिया की इकोनॉमी को एकदम से उठा दिया। वहां पर इकोनॉमी इस तेजी से उठाई कि लोगों को लगा कि पुतिन तो भगवान है, पुतिन तो बहुत अच्छे आदमी है। तो इसलिए यहां पर ये लोकप्रिय तो हुए ही हुए। उस लोकप्रियता का इन्होंने फायदा उठाया 2004 के चुनाव में, लेकिन 2008 में चुनाव लड़ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, फिर 2012 में जीते। उसके बाद क्रीमिया पर कब्जा किया 2014 में। क्रीमिया एक जगह है यूक्रेन में, ये क्रीमिया दिख रहा है, क्रीमिया, ये क्रीमिया पहले यूएसएसआर में था, यूक्रेन भी यूएसएसआर में था। जब यूएसएसआर से दोनों पार्ट टूट गए तो यूक्रेन ने इसे कुछ समय के लिए अपने पास रखा था और ये बोला था कि आने वाले समय में हम ये वापस रूस को लौटा देंगे। इन्होंने लौटाया नहीं। 2014 में इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, क्रीमिया के ऊपर। तब से रशिया पर सैंक्शंस तो लगी गए थे, लेकिन लोगों को लगा कि यह आदमी हमारे देश के लिए ही खड़ा रहता है। उसके बाद यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो लोगों को कुछ समय तो लगा कि यार इसने फंसा दिया, पूरी इकोनॉमी से कट कर दिया, दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स हमारे यहाँ से चली गई वापस, हम कोई भी बड़ी चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन पुतिन वो आदमी है, दोबारा से अपने देश के वासियों को यह विश्वास दिला दिया कि मैं तुम लोगों के साथ हूं, तुम टेंशन मत लो। इन्होंने यूक्रेन के उन क्षेत्रों पर कब्जा किया, रशिया ने अभी लड़ाई के दौरान, जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसको बेचने से पैसा आ सकता है। इन्होंने यूक्रेन के खिलाफ उन हथियारों का उपयोग किया जिन हथियारों को दुनिया देख रही थी, दुनिया की नजर थी इनके पास ये हथियार हैं भी कि नहीं है। जब दुनिया ने देखा कि इनके पास वो हथियार हैं, तो इन्होंने उस हथियारों का प्रदर्शन करके दुनिया के बीच में इसका लोहा भी मनवाया कि देखो इतने अच्छे हथियार हैं कि यूक्रेन को हम टेकने नहीं दे रहे। तो उनके हथियार की डिमांड बढ़ी। तो पहला तो इन्होंने मिनरल वाले सेक्शंस पर कब्जा किया, फिर उन्होंने अपने हथियार जो इनके वेपन्स हैं उनको बेचा, उनकी डिमांड्स बढ़वाई। और उसके बाद जो यूरोप में एक गैस की पाइपलाइन जाती थी रशिया की तरफ से, उस गैस की पाइपलाइन और ऑयल की पाइपलाइन में धीरे धीरे कटौती की। इन्होंने नहीं की अपनी मर्जी से, इन्होंने ही बोला कि कर दो, क्योंकि दुनिया का प्रेशर इनके पास था, भारत का प्रेशर इनके ऊपर था। तो इन्होंने अपनी गैस और ऑयल की पाइपलाइन यहां से बंद कर दी, यानी उतना तेल उनको नहीं देते, इनको तेल कहीं और से लेना पड़ा। इस वजह से यूरोप में भी महंगाई आ गई, क्योंकि तेल महंगा होता है तो सब महंगा हो जाता है। और इसी वजह से यूरोप पीछे जाता गया। इस युद्ध में उसे लगने लगा कि हमारा फाइनेंशियल नुकसान बहुत हो रहा है। रशिया को अल्टरनेट मिलते गए, ऑयल के लिए इंडिया मिल गया, ऑयल के लिए चाइना मिल गया, ऑयल के लिए आपका यहां पर भी कुछ इन्होंने डील कर ली कि इंडिया को जो भी हम ऑयल बेचेंगे उसको आप यहाँ रिफाइन करना और इन लोगों को दे देना, घुमा फिरा के। पहले ऐसे देते थे, अब ऐसे दे रहे हैं। लेकिन रशिया का ऑयल बिकता रहा। पुतिन ने अपने यहाँ ऑयल और गैस की सप्लाई को बंद नहीं किया। घाटा यूरोप को हुआ, महंगा लेना पड़ा कहीं और से, लेकिन पुतिन को नुकसान नहीं हुआ। पुतिन ने मिनरल वाले सेक्शन पर कब्जा किया, पुतिन ने वेपन बेच करके पैसा कमाया। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में भी पुतिन ने डील करी है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वेस्ट एशिया वाला, इसमें भी पुतिन ने डील करी है कि आने वाले समय में हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो। क्योंकि अमेरिका तो ऐसा देश है जो इजराइल और हमास को लड़ा के चला गया है, और आए दिन अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि ईरान में भी युद्ध स्टार्ट करवाना चाहता है। तो रशिया इनका भी हिमायती बनकर के सामने आ रहा है। रशिया अफ्रीका का भी हिमायती बनकर के सामने आ रहा है। अफ्रीका में नाइजर नाम का एक देश है, नाइजर हो गया, और भी कई देश हैं जिनमें आर्मी कू हुआ है, आर्मी ने वहाँ के जो लीडर है उसको हटा करके कब्जा कर लिया है, और माना जा रहा है उसके पीछे भी रशिया है। तो इस तरह से मैंने पिछले वीडियोस में सबकी चर्चा करी है, इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी में बता रहा हूं कि इस तरह से पुतिन ने धीरे धीरे जो खोई हुई साख थी यूक्रेन के वॉर में, स्टार्टिंग में जो इनकी इज्जत एकदम नेगेटिव में जा रही थी, उसको वापस पॉजिटिव करते 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 लोगों में विश्वास बनाया, लोगों के बीच आने लगे, और धीरे धीरे इकोनॉमी को रिवाइव किया, और दुनिया के इकोनॉमिक सेक्शन से कट होने के बावजूद भी दोबारा अपने आप को खड़ा किया। लेकिन अब खतरा यह है कि जो बाकी ताकतें हैं दोबारा एक होकर के इनके देश को गिराने का फिर से प्रयास करेंगे। इसलिए इन्होंने ये धमकी दी है या वार्न किया है, चेतावनी दी है, जो भी कह लें, कि अगर नाटो एंटर किया यूक्रेन में तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा।